नमस्ते, मैं हूं दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से और आज हम बात करेंगे सेल पार्ट 3 के बारे में। तो सेल के पिछले पार्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं सेल क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल को बात कर चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद कुछ ऑर्गेनेली आपके पास में हम बात कर चुके हैं कल वाली वीडियो में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SCR, RER, राइबोसोम्स क्या होते हैं, गोल्गी एपैरेटस क्या होता है। तो ये सब हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप सेल पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। तो आज हम बात करेंगे सेल में सेल न्यूक्लियस कल रह गया था, तो सेल न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे पहले। तो सेल न्यूक्लियस क्या है? ये एक तरह का सेफ गार्डेड बाय एक सेल न्यूक्लियस जो है वो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको सेफ गार्ड करती है बाहर से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें होती है, न्यूक्लियर सेल के अंदर जो बिल्कुल बीच में होता है या कभी कभी साइड में भी होता है, पर ये जो है कंट्रोल सिस्टम है पूरी की पूरी सेल का। ये सेल को पूरा कंट्रोल करता है, उसकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करके रखता है। इसीलिए हम इस न्यूक्लियस को, सेल न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है सेल के अंदर। तो जो सेल न्यूक्लियस होता है ये एक तरह का सेफ गार्डेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन, जो एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है इसमें, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्या होता है, इसमें पोर्स होते हैं, यहाँ पे इस तरह से पोर्स होते हैं ताकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके बिल्कुल साथ में लगा रहता है। एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है बहुत बड़ा, दूर दूर तक फैला हुआ, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू अगर कोई चीज़ अंदर आ रही है या अंदर से कोई चीज़ बाहर जा रही है तो वो इन पोर्स के थ्रू अंदर या बाहर ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये पोर्स होता है इसमें छोटे छोटे मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए, मटेरियल के अगर अंदर जाना है और अंदर से बाहर आना है उसके लिए। फिर आपके पास इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है जो किस से मिलकर बना रहता है। ये जो क्रोमोसोम होता है ये बना रहता है DNA प्लस प्रोटीन से, DNA प्लस प्रोटीन से। ये क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बहुत बड़ा सा। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये किस से मिलकर बना रहता है, DNA और प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। DNA की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या कंटेन करता है, ये पूरे की जितने भी आपकी इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन है, आपके बालों का क्या कलर है, आंखों का क्या कलर है, स्किन का क्या कलर है, हाइट कितनी है आपकी, ठीक है, बालों का टेक्सचर क्या है, ये सब की सारी इंफॉर्मेशन हमारे इसके अंदर होती है। जितने भी इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो DNA के अंदर होता है। और ये क्रोमोसोम में DNA होता है, क्रोमोसोम जो है वो DNA और प्रोटीन से मिलकर बने रहता है और ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो जितनी भी न्यूक्लियस क्या करता है, ओवरसीज ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज, जितने भी सेल के अंदर एक एक्टिविटी हो रही है वो सारी की सारी कौन देखता है, वो सब न्यूक्लियस देखता है। इसीलिए न्यूक्लियस सब कुछ रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। फंक्शंस क्या है इसकी, तो सबसे पहला तो जो सेल डिवीजन होता है और डेवलपमेंट होता है उसमें क्या करता है, ये क्रूशियल रोल निभाता है न्यूक्लियस। सेल का डिवीजन होता है, अगर छोटा बच्चा है उसको ग्रोथ करनी है तो उसके लिए सेल को डिवाइड होना पड़ेगा, है ना, ग्रोथ के लिए, सेल ग्रो के लिए। और वैसे भी आपको अगर कहीं कट वगैरह लग जाए उसके लिए भी सेल की ग्रोथ आपकी चली रहती है। तो सेल की ग्रोथ तो हमेशा होती रहती है, जो पुरानी सेल है, डेड सेल है, वो हट जाती है और नई सेल जो है वो डिवाइड होती रहती है। तो जो ये सेल डिवीजन अगर आपको रिप्रोडक्शन के लिए है उसमें भी सेल डिवीजन होना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है और सेल डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, ये जो सारा का सारा है ये कौन देखता है, न्यूक्लियस की वजह से ये होता है, ठीक है। और ये किसमें एक रोल निभाता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी रोल निभाता है ना, प्रोटीन को बनाता है ये और सेल के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है ये, है ना। और ट्रांसमिशन, जेनेटिक ट्रेट,
क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाता है, तो क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक ट्रेट होता है, कैसे जीन्स जाएंगे, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक होंगे, वो सब भी ये रेगुलेट करता है ना। जनरेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन में क्या ट्रेट जाएंगे, है ना, एसेंशियल है ये सेल्युलर रिप्रोडक्शन के लिए भी। अभी जैसा बताया, अगर रिप्रोडक्शन करनी हो तो उसके लिए भी इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, मतलब न्यूक्लियस का उसमें भी। ठीक है, तो ये क्या कैसा इसका स्ट्रक्चर है, कहाँ ये पाया जाता है, इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है जो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। ये सारे फंक्शन सेल के रेगुलेट करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और ये सराउंडेड होता है एक डबल लेयर मेम्ब्रेन से, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है, जिसमें पोर्स होता है मटेरियल को अंदर या अंदर से बाहर ले जाने के लिए। ठीक है, और इसके फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन और सेल डेवलपमेंट में ये एक अच्छा रोल निभाता है। और ये अगली जनरेशन के ट्रेड्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड क्या होंगे, जीन ट्रेड्स क्या होंगे, ये भी इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। और रिप्रोडक्शन में भी इसका बहुत रोल है, सेल्युलर रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अगर अगला हम देखेंगे, अगला है, अब पढ़ेंगे एनर्जी सप्लाई। एनर्जी सप्लाई क्या है, ये भी एक वाइटल फंक्शन है। हाँ, अब सेल के अंदर भी अगर काम काम कैसे चलेंगे, दूसरे छोटे बड़े सारे काम के लिए एनर्जी चाहिए होता है हर चीज़ को, कि कोई भी वर्क बिना एनर्जी के परफॉर्म नहीं हो सकता। तो वो एनर्जी सप्लाई कहाँ से आ रहा है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग जो हो रहा है एनर्जी सप्लाई का, वो कौन एनर्जी बना रहा है और कहाँ कौन कौन एनर्जी बना सकते हैं सेल के अंदर, और वो दूसरे पार्ट्स को कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब एनर्जी की बात होती है तो सबसे पहले आ जाता है पिक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है एक जो एनर्जी बनाता है सेल के अंदर, और ये एनर्जी बनाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि एनर्जी फॉर्मेशन करता है सेल के अंदर। ये क्या होता है, ये भी डबल लेयर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होता है। देखो ऐसे डबल लेयर होती है, एक इसके अंदर, एक ये वाली लेयर, एक ऐसे वाली लेयर, है ना। तो एक डबल लेयर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होता है। ये कई बार पूछा जाता है कि डबल लेयर कौन सा है, फिर ऑर्गेनेली आपको दे दी जाती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कहीं दिख जाए वो डबल लेयर होता है। न्यूक्लियस भी डबल लेयर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होता है। ठीक है, सॉरी, ये इसमें न्यूक्लियस में भी डबल लेयर होती है और माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, और अंदर वाली जो होती है वो कैसी होती है, फोल्डेड। ये जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, बाहर वाली स्मूथ है और अंदर वाली फोल्डेड मेम्ब्रेन है ना। किस में फोल्डेड है, इनको बोलता है क्रिस्टे। जो ये वाली फोल्डेड है ना इस तरह से, इसको क्या बोलता है, इसको बोलता है क्रिस्टे, है ना। किस लिए ये है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ताकि सरफेस एरिया बढ़ता रहे। तो इस तरह से ये फोल्डेड है अंदर की तरफ। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एंजाइम है एक, तो मैट्रिक्स जो मतलब अंदर पाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होता है। अपने राइबोसोम्स होंगे मतलब खुद का प्रोटीन बनेगा, इसके अंदर राइबोसोम प्रोटीन बनाता है ना, तो मतलब खुद का प्रोटीन बनेगा। तो देखो अपने राइबोसोम है इसके पास और अपने डीएनए भी है इसके पास, है ना। ठीक है, तो ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसका खुद का राइबोसोम्स होता है और खुद का प्रोटीन होगा इसके पास, क्योंकि राइबोसोम है और खुद का ही डीएनए होगा, ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो देखो इट हैज़ ओन डीएनए और राइबोसोम्स होता है, तो ये क्या कर सकता है, खुद का प्रोटीन बना सकता है खुद ही। अगला फंक्शन इसका देखो, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि एनर्जी बनाता है सेल के अंदर, और एनर्जी बनाता है तो इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस, जो ये एनर्जी बनाता है ना, वो किस फॉर्म में एनर्जी बनाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। किस फॉर्म में एनर्जी को जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये बनाता है एटीपी की फॉर्म में, जिसको बोला जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। एटीपी की फॉर्म में ये बनाता है एनर्जी। कैसे, सेलुलर जब रेस्पिरेशन होता है इसमें एक एनर्जी बहुत सारी रिलीज होती है, और बाय प्रोडक्ट निकलता है आपके पास में CO2 जो निकलता है ना, रेस्पिरेशन करते हुए वो निकलेगा, और एटीपी के फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। ये किस में हेल्प करती है, सेल ग्रोथ में, क्योंकि एनर्जी तो यही बना रहा है, तो सेल ग्रो और डिवाइड करेगी इसकी हेल्प से। और ये स्टोर करेगा अपने अंदर कैल्शियम एंड हेल्प
इन सेल डेथ, जो सेल डेथ होगी उसमें भी ये हेल्प करता है और अपने अंदर कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। तो ये आपके पास में है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर अगला आप देखेंगे, अगला है क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट, अब देखो जो ये प्लास्टिड्स होता है ना, प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं। प्लास्टिड मेनली, प्लास्टिड्स ये 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 तरह के होते हैं प्लास्टिड्स। तो सबसे पहले चलो क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं, ये क्योंकि आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगी आपको। तो क्लोरोप्लास्ट देखो सबसे पहले क्या होता है, तो ये प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं प्लास्टिड, ये बात ध्यान रखना है ना। प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये प्लास्टिड जो होता है फाउंड इन प्लांट सेल। और क्या चीज़ थी जो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, वो होती है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में होती है और प्लास्टिड भी इसी तरह प्लांट सेल में होता है। ये भी कैसे होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली होता है। देखो इसमें 2 मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन इसमें लगी हुई है, एक बाहर एक अंदर, है ना। ये क्या होता है, जो इसमें स्ट्रोमा होता है, फ्लूइड इनसाइड, जो ये अंदर से ये दिख रहा है आपको, फ्लूइड है अंदर, इसको बोलता है स्ट्रोमा। और इसमें क्या होता है, एंजाइम रहते हैं, डीएनए, इसका भी अपना ही डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। कि तो हम एनर्जी फॉर्मेशन का पढ़ रहे हैं, तो एनर्जी में आपके पास प्लास्टिड्स आ गए और आपके पास एनर्जी में आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, और दोनों एनर्जी बनाते हैं और दोनों के पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से ये खुद ही प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। तो देखो एंजाइम, डीएनए एंड राइबोसोम्स इसके पास खुद के होंगे, देखो राइबोसोम्स और डीएनए खुद का होगा अंदर। फिर अगला देखो थाइलेकॉइड जो होता है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे, ये दिख रही है ना, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये होता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इसमें होता है और स्टैक की फॉर्म में होता है, ये ऐसे एक के ऊपर एक रखा हुआ है ना, स्टैक्स लगा होता है इनका। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है ना, क्लोरोफिल होता है ना जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है प्लांट का, वो ग्रीन कलर कौन देता है, ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है वो ग्रीन प्लांट, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हेल्प करता है प्लांट को ग्रीन कलर पहुंचाने में। और अगर प्लांट के पास ग्रीन कलर नहीं होगा तो वो क्या फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, नहीं। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल बहुत नेसेसरी है जो क्लोरोप्लास्ट जिसमें होता है, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से वो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है ना, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं, वो स्टार्च बनाने के लिए। तो मतलब वो स्टार्च नहीं बना पाएंगे जब तक उनके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं होगा, है ना। तो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है ये थाइलेकॉइड के अंदर, जिसकी वजह से ग्रीन कलर आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। फिर सेमी ऑटोनोमस जो होता है, क्योंकि सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या है कि ये खुद की हेल्प खुद ही करता है, ये खुद को डीएनए भी इसका खुद का ही होता है, राइबोसोम्स भी होती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है। तो और फंक्शन क्या है इसके, देखो सबसे पहली बात क्लोरोफिल है ना, क्योंकि तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की वजह से ही है। तो देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसकी वजह से ही होती है, इसकी प्रेजेंस की वजह से ही होती है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इसको बोलता है ना। फोटोसिंथेसिस से ये फूड बना सकता है इन प्लांट। एंड क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उससे वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस से ये केमिकल एनर्जी वहाँ पे, देखो क्या होता है फोटोसिंथेसिस से आपके पास बाहर से प्लांट CO2 लेता है और पानी उसको देते हैं हम उसकी रूट्स में, वहाँ से वो पानी अंदर ले लेता है। तो CO2 और H2O को मिला के सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, C6H12O6 जो कि है ग्लूकोज बना देगा, और बाहर निकलेगा H2O और O2, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा
है ना, बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और ग्लूकोज यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। तो CO2 H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनाएगा C6H12O6 और H2 और O2 बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। ये क्या करता है फिर, स्टार्च को स्टोर करता है, क्योंकि जहाँ पे ग्रीन पिगमेंट है वहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रही है और वहीं पे ही तो स्टार्च आपका स्टोर हो रहा है। लिपिड्स, प्रोटीन, ये सब कुछ क्या हो रहा है, वहीं पे स्टोर हो रहे हैं और प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट। अभी जैसा बताया इस रिएक्शन में ऑक्सीजन निकला बाय प्रोडक्ट, तो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट, है ना। तो ये था आपके पास में क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट तो चलो हो गया, है ना, ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है आपको, है ना, ये इसका मेन है। और इसका क्या है, ये क्या है, जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमो का मतलब होता है कलर। तो ग्रीन को छोड़ के जो बाकी कलर प्लांट में होते हैं ना, फूल जो होता है कभी पर्पल, कभी येलो, पिंक, रेड, ये जो सारे कलर ग्रीन को छोड़ के, है ना, एक्सेप्ट ग्रीन को छोड़ के ऑल कलर्स, है ना, सारे जितने कलर बच गए हैं वो सारे कलर क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है ना, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है प्लांट में। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट का वैसे काम क्या है, सिर्फ स्टोरेज का काम है। ऑयल, फैट्स, प्रोटीन, इन सबको ये स्टोर करके रख सकता है बस, और इसमें कोई कलर नहीं होता ल्यूकोप्लास्ट में, है ना, ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। तो इस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट का काम होता है। यही आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है अच्छे से ना। अगला अगर हम देखेंगे, अगला आप देखेंगे सेल्यूलर डाइजेशन, है ना। सेल्यूलर डाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो सेल के अंदर डाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, सेल किस तरह से काम कर रही है, एनर्जी जब बन गई तो सबसे पहले आता है इसमें लाइजोसोम। तो ये लाइजोसोम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल के अंदर। ये कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये खाली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है ये। और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, ये जो बाहर निकल रहे हैं ना यहाँ से, ये क्या है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है इसके अंदर भरे हुए, है ना। ये कैसे होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, पानी में रहने वाले। और ये क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, मतलब डाइजेस्ट कर लेता है ये जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को। और ये एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट में ये बहुत रेयर होता है ना, जो आपके पास लाइसोसोम होता है। फंक्शन क्या है इसका, ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल, है ना, और डैमेज सेल पार्ट या फॉरेन पार्टिकल, कुछ भी सेल के अंदर पहुंच गया, फॉरेन पार्टिकल पहुंच गया या कोई डैमेज सेल हो गई या सभी कुछ भी वेस्ट मटेरियल है अगर किसी सेल के अंदर, तो ये उसको तुरंत खा लेगा, क्योंकि एंजाइम्स है ना इसके अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये उसको एक तरह से डस्टबिन का काम करता है ये सेल के अंदर, है ना, सब कुछ पचा लेता है जितना भी वेस्ट वहाँ पे होगा। तो इसीलिए इसको हम स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, स्कैवेंजर ऑफ द सेल, है ना। सेल का एक तरह से सफाई करता भी इसको बोला जाता है, क्योंकि डाइजेस्ट कर लेता है जितने भी फॉरेन पार्टिकल, डैमेज सेल, वेस्ट मटेरियल जो भी है सेल के अंदर। फिर एक तरह से सेल का डिफेंस करता है बाय डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया और वायरसेस, है ना। मान लो कोई बैक्टीरिया या वायरस अंदर आ गया सेल के, जिसकी वजह से सेल को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये उसको पहचान लेगा कि ये सेल को अब नुकसान पहुंचाने आया है, ये डैमेज कर सकता है सेल को, तो ये क्या कर देगा, ये बर्स्ट हो जाएगा, खुद को ये फाड़ देगा ना, बर्स्ट आउट हो जाएगा। इसके अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम निकल जाएंगे, हर जगह पे फैल जाएंगे, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम सेल को ही पचा लेंगे, कि ताकि ये सेल डैमेज ना हो और इसकी वजह से दूसरी सेल्स डैमेज ना हो और उस जगह का पूरा टिश्यू डैमेज ना हो जाए कहीं, है ना। तो वो सेल को ही पचा देंगे पूरी की पूरी। तो ये इसका एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म है कि अगर कुछ भी अंदर आ जाए अनवांटेड चीज़, है ना, कोई भी बैक्टीरिया जो सेल को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, तो ये क्या करेगा, उसको अब्जॉर्ब करके उसको ये देख लेगा, पहचान लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और जिसकी वजह से ये खुद बर्स्ट आउट हो जाएगा और उससे क्या करेगा, ये जो इसके अंदर से एंजाइम निकलेंगे वो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे और पचा लेंगे। इसी वजह से सेल को इसको क्या बोला जाता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग मतलब एक तरह से सुसाइड कर ली ना इसने, क्योंकि ये क्या हो गया, बर्स्ट आउट हो गया, एंजाइम ने सेल को ही खा लिया, तो सुसाइड हो गई, पूरी सेल ने सुसाइड ही कर ली। तो सेल का सुसाइडल बैग भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो कुछ भी पचा सकता है ना, तो अपनी ही सेल को, ओन सेल को डैमेज कर वो पचा लेता है ये, अगर वो डैमेज होने वाली है या डैमेज हो गई है तो, है ना। तो इसको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। तो ये हो गया लाइसोसोम।
अगला अगर देखेंगे, अब आ गया सपोर्ट एंड मूवमेंट, है ना। सेल को, अब सेल की मूवमेंट कैसे हो रही है, उसको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है सेल को, है ना। तो सेलुलर शेप और ये सब उसको मेंटेन रखने के लिए कौन हेल्प कर रहा है। तो सबसे पहले देखो आपके पास में ये है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन आ गया इसमें। साइटोस्केलेटन क्या होता है, अब एक नेटवर्क होता है प्रोटीन फाइबर का, इस तरह से, है ना। एक प्रोटीन फाइबर का एक नेटवर्क होता है साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरा जो फ्लूइड जैसा जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल की साइटोप्लाज्म में ये मिलता है आपको, है ना। तो ये होता है प्रोटीन से बना हुआ एक बड़ा सा फाइबर, और ये क्या होता है, एक माइक्रो ट्यूबल्स जैसी इस तरह से बनी होती है, माइक्रो फिलामेंट जैसी बनी होती है इस तरह से, है ना। और इनका फंक्शन क्या है इनका, क्योंकि ये प्रोटीन से बनी हुई बड़ी बड़ी माइक्रो ट्यूब्स होती है, तो ये शेप और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, कि सेल अपनी शेप को रिटेन करके रख सके और एक सपोर्ट उसको मिले ना, एक टर्जिडिटी जैसी उसको मिल जाए। और हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेली इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली का मूवमेंट हो रहा है, गोल्जा इधर उधर जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जा रहा है ना, लाइसोसोम जो मूवमेंट सब कर रहे हैं, वो मूवमेंट को कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये साइटोस्केलेटन है ना। और क्या है, सेल डिवीजन जो हो रहा है उसके लिए क्या करता है, ये फाइबर जो फॉर्मेशन, क्योंकि प्रोटीन से बना हुआ है ना ये माइक्रो ट्यूब पूरा का पूरा, तो फाइबर का जो फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है, यही करता है साइटोस्केलेटन। और सेल मूवमेंट और माइग्रेशन में भी ये असिस्ट करता है ना। तो ये है आपके पास साइटोस्केलेटन। अगला अगर देखेंगे, नेक्स्ट है फ्लैजेला एंड सीलिया। फ्लैजेला एंड सीलिया ये क्या होते हैं, दोनों हेयर लाइक एक्सटेंशन ही होते हैं सेल की सरफेस के अंदर। जैसे ये देखो, ये होगा आपके पास में फ्लैजेला, ऐसे थोड़ा हेयर जैसे होंगे इसके ऊपर, और सीलिया, तो सीलिया का तो मतलब ही हेयर है, तो इस पे तो काफ़ी सारे हेयर होंगे, है ना। सीलिया जैसे पे इस पे तो काफ़ी सारे हेयर होंगे। और ये क्या, मेड ऑफ माइक्रो ट्यूब्स, माइक्रो ट्यूब के बने होते, छोटे छोटे ट्यूब के 9+2 की अरेंजमेंट में। और ये क्या, कवर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, है ना। इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ फ्लैजेला में, सीलिया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने होते हैं, है ना। और ये क्या, सीलिया जो होंगे वो शॉर्ट न्यूमरस मतलब छोटे छोटे होंगे और बहुत सारे हो सकते हैं एक सेल के अंदर। जो ये सीलिया है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी, अभी फंक्शन में पता चलेगा, है ना। जो ये सीलिया है ये काफ़ी सारे हो सकते हैं सेल के अंदर, क्योंकि छोटे 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 होते हैं। फ्लैजेला लॉन्ग होते हैं, है ना, तो यूजुअली एक हो सकता है या थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, पर बहुत नहीं हो सकते, है ना। वन और फ्यू, है ना, कुछ हो सकते हैं, या तो एक होगा या कुछ और होंगे ज़्यादा, है ना, पर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते। सीलिया काफ़ी सारे होंगे, न्यूमेरस होंगे। फंक्शंस क्या है, सीलिया का सबसे पहला फंक्शन क्या है, क्योंकि इस पे बाल, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना इसका, तो जो सेल के अंदर सब्सटेंस को मूव करना है वो इसके थ्रू कर सकता है। जैसे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द सेल और सब्सटेंस ओवर द सेल, या तो सेल की मूवमेंट में भी ये हेल्प करता है, और दूसरा किसी सब्सटेंस को सेल के सरफेस के ऊपर अगर मूव करना है। जैसे आपको एग्जांपल दिया है, अगर म्यूकस जो आपकी जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आपका HCl रिलीज होने वाला होता है ना स्टमक में, आपका जब आपने खाना खाया एसोफेगस से जब वो स्टमक में पहुंचा, स्टमक में क्या क्या रिलीज होता है, एक पेप्सिन रिलीज होता है आपके पास में, एक रिलीज होता है म्यूकस, और एक रिलीज होता है वहाँ पे HCl, है ना। तो HCl से कहीं आपकी अंदर वाली सेल्स जो है वो स्टमक का जो इंटरनल लाइनिंग है सेल की वो जल ना जाए कहीं, उससे पहले म्यूकस की वहाँ पे क्या हो जाती है, म्यूकस वहाँ पे स्प्रेड हो जाता है पूरी तरह से, ताकि वो HCl के रिलीज से पहले उसको बचा ले कि डैमेज ना हो जाए कहीं वो सेल्स। तो जो म्यूकस उस पे फैल पाता है ना सेल पे, वो खुद को रख पाता है अच्छे से, है ना, वहीं पे मेंटेन करके रखता है म्यूकस खुद को सेल के ऊपर। वो किस वजह से, सीलिया की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि सीलिया हेयर लाइक होता है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो एक तरह से वो उस फ्लूइड को रोक सकता है, वहाँ पे ठहरा सकता है खुद के ऊपर, है ना। तो सेल के ऊपर जो वो रुक रहा है फ्लूइड, म्यूकस रुक रहा है और HCl से बचा रहा है सेल को, वो सीलिया की वजह से है, तो है ना। तो सेल की मूवमेंट
या फिर सेल के ऊपर सब्सटेंस की मूवमेंट को रेगुलेट करता है सीलिया। और फ्लैजिला जो क्या करता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है ना, सेल को मूवमेंट में, सेल की लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, जो एक जगह से दूसरी जगह तक सेल जा पा रही है। जैसे हम बात करते हैं स्पर्म सेल की मूवमेंट की, है ना, स्पर्म सेल जो है उसका जो मूवमेंट होता है वो सेल मूव करती है ना फीमेल बॉडी के अंदर भी, है ना। तो स्पर्म सेल जो है उसका मूवमेंट जो होगा उसको कौन रेगुलेट करता है, फ्लैजेला उसको हेल्प करता है उसकी मूवमेंट में। तो ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, फ्लैजेला और सीलिया से। फिर आपके पास में है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। स्टोरेज कैसे हो रही है और ट्रांसपोर्टेशन कैसे सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल्स इसमें इंपॉर्टेंट होंगे। वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है, ऐसे इस तरह से मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है। सैक मतलब बोरियां, है ना, बोरियां जैसे होगी ये, मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन होगी और बोरियां जैसी होगी ये। और ये क्या, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जिस मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड है ना उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर भरा हुआ हो सकता है जिसको बोलते हैं सेल सैप। और वो सेल सैप का मतलब क्या है, इसके अंदर वाटर हो सकता है, शुगर्स हो सकती है, सॉल्ट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ये सब कुछ चीज़ें हो सकती है इसके अंदर। इन सभी को मिला के बोलते हैं सेल सैप, इसके अंदर भरा हुआ रहेगा सेल वैक्यूल के अंदर। ये क्या होती है, ये जो वैक्यूल होता है ये प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 90% होता है ये प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर 90% तो यही फैला हुआ होता है, बाकी जगह पे सेल ऑर्गेनेली रहते हैं। पर ये एनिमल सेल में थोड़ा कम होता है। एनिमल सेल में ये लगभग 30 से कुछ 50 के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ तक कि 90 तक भी जा सकता है ना, 50 से 90 तक ये जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, 90% तक एनिमल सेल में। तो इसमें लार्ज होता है सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में छोटा सा होता है, या तो होता ही नहीं, एब्सेंट होता है या बहुत छोटा होता है, ठीक है। फंक्शंस क्या है इसके, एक तो ये टर्जिडिटी देता है, शेप देता है प्लांट को, ठीक है, और सपोर्ट देता है प्लांट सेल को, है ना। प्लांट सेल को क्या देता है, ये सपोर्ट देता है, एक तरह से टर्जिडिटी देता है ना, ताकि इससे थोड़ी कठोरता आ सके, इसका प्लांट सेल जो है वो रिजिड हो सके, है ना, इसके प्रेजेंस की वजह से। अगर इसके अंदर कुछ भरा हुआ रहेगा तो मुड़ेगा नहीं वो जल्दी, है ना, वो क्या करेगा, टर्जिडिटी उसको मिलेगा, रिजिड सपोर्ट मिलेगा। और ये क्या करता है, फूड को तो स्टोर करके रखता है, इसके फंक्शन में ही आता है, फूड, वाटर, मिनरल, पिगमेंट, ये सब वेस्ट इसके अंदर स्टोर होके रहता है। और ये एक ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है सेल के अंदर। और एक तरह से ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी प्रेडेटर जो भी कोई अंदर आ रहा है सेल के अंदर, तो इसके अंदर कई बार टॉक्सिन्स भरे हुए रहता है, तो उसको भी ये मार देता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म भी ये कर लेता है कई बार, ठीक है, सेल के अंदर में। तो ये बहुत ज़्यादा फंक्शन है इसके सेल के अंदर। अगला देखते हैं वैक्यूल के बाद। अब ये अगले में पढ़ेंगे हम, ये यहीं पे ख़त्म होता है आज का लेक्चर। अगला अब आपके पास बचता है सेल डिवीजन, एक टॉपिक बच गया यहाँ से, तो उसको हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में। और बहुत सारे MCQ जो यहाँ से बन सकते हैं वो अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।